मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कह रही थी कि मैं संदीप माहेश्वरी से बहुत इंस्पायर हूँ। हाँ डेफिनेटली इज अ लेजेंड। तो विवेक बिंद्रा से आप इंस्पायर नहीं हुई? वो लोग को लड़के उनके यूट्यूब व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, उन लोग को फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जैसे लोग कहते हैं हम तो करते हैं, होता नहीं, ये नहीं होता। जब आपकी कोई भी वीडियो वायरल जाती है तो ब्रांड्स आपको खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस यूजिंग कंटेंट क्रिएशन। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक एक्सपर्ट पर्सन हो जिसको एग्जैक्टली पता हो कि कंटेंट कैसे डलना है, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स को मैं देख रही हूँ वो लोग को इतनी नॉलेज नहीं होती, ब्रांड ओनर्स को नहीं पता होता कैसे वायरल हमें करना है। सो आई चार्ज 12,000 फॉर वन सेशन। तो जैसा भी आपने पहले ही बताया कि ब्रांड्स आती हैं बेसिकली, और ब्रांड से ही इंसान पैसे कमा पाता है इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम किसी को पे नहीं करता है। तो ये ब्रांड्स को अट्रैक्ट कैसे किया जाए? जैसे मैं कहूँ मेरे बहुत कम है, मैं नैनो क्रिएटर है, किसी में आऊँगा, तो मैं कैसे आज ब्रांड्स को इनवाइट कर सकता हूँ, ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ कि वो आए मुझे एंडोर्समेंट दें? यार इट डिपेंड्स ऑन द रीच। जब आपकी कोई भी वीडियो वायरल जाती है तो ब्रांड्स आपको खुद कांटेक्ट करते हैं। प्लस मेक श्योर दैट आपके प्रोफाइल में आपकी ईमेल आईडी जरूर डली हुई हो, बिकॉज मैक्सिमम ब्रांड्स आपको ईमेल से ही कांटेक्ट करते हैं। सो योर ईमेल आईडी शुड बी देयर। जो भी आपके पास ब्रांड आ रहा है आप उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ डिलीवर करो, सो दैट कोई और ब्रांड देखे कि यार ये वीडियो तो बहुत अच्छी है, तो यू नो एक वैसा वाला इफेक्ट हो कि फिर हम भी इस क्रिएटर से करवाते हैं। ऑल्सो वट यू कैन डू इज आप अपने ही कैटेगरी के कोई और क्रिएटर्स देखो, वो जिस ब्रांड की वीडियो कर रहे हैं उन ब्रांड को आप मैसेज कर सकते हो कि मैं भी आपके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ। शुरुआत में थोड़े से ब्रांड्स के लिए फ्री में वीडियो बना दो, उनको अच्छे रिजल्ट्स दे दो, हो सकता है वो आपको फिर लंबे टाइम के लिए साइन कर ले। सी प्रोसेस में आपको हर चीज़ का बता दूंगी, बट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर नहीं भी करना, जैसे लोग कहते हैं हम तो करते हैं, होता नहीं, ये नहीं होता, बिकॉज आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स उसमें डाल ही नहीं रहे हो। सो देन यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज नॉट मेंट टू लिव एन एक्सेप्शनल लाइफ। यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। एक्सेप्टेंस लाओ फिर, ठीक है मैं नहीं कर सकता तो मेरी लाइफ नॉर्मल होगी। जैसे होता है कि आपने ऐसे बताया कि ब्रांड्स अपने आप रीच आउट कर लेते हैं आपको, तो बीच में आजकल हम लोग देखते हैं कई सारे पेजेस होते हैं जो आते हैं, कहते हैं कि आपके फॉलोअर्स इतने हैं, हम आपके लिए ब्रांड्स लेकर आएंगे। लाइक हाउ जेन्युइन इज दैट? का एजेंसीज होती हैं तो हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज डेफिनेटली बहुत तो वो जेन्युइन होते रिजल्ट्स हैं। देते हैं उतने अच्छे? ऑफ कोर्स देते हैं। और एज अ न्यूबी कंटेंट क्रिएटर वो मतलब हर एजेंसी आपसे 10 to 20% चार्ज करती है। जितना आपको मिलता है उससे 10 to 20% वो लोग चार्ज करते हैं। बट डेफिनेटली अगर आपके पास ब्रांड्स नहीं आ रहे तो यू फाइंड सम एजेंसी और आप ऑन बोर्ड हो उनके साथ, क्योंकि वो बहुत सारे ब्रांड से कनेक्टेड होते हैं, तो वो आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स ला के दे सकते हैं। क्या आप कभी किसी एजेंसी से एनरोल करी थी? हाँ इनिशियली बहुत सारी एजेंसीज मैंने बदली भी है, बट अभी तो आई हैव एन इन हाउस टीम हु मैनेजेस मी। जब आप थोड़े और आगे बढ़ जाते हो तो फिर आप इन हाउस लोग ढूंढ लेते हो जो आपको मैनेज करे, बट इनिशियली आई हैव बीन मैनेज्ड बाय अ लॉट ऑफ एजेंसीज। तो हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस यूजिंग कंटेंट क्रिएशन, मतलब अगर मैं कहूँ आपसे, आपको 5 स्टेप्स में बताना है मुझे कि मैं कैसे कंटेंट क्रिएशन से एक बिज़नेस बना सकता हूँ कि जिससे मैं हर मंथली कुछ इतना तो निकाल ही लूँ कि दाल रोटी चल जाए, तो वो कैसे होगा? सबसे पहला तरीका आप अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। जो जिस भी फील्ड में आप कंटेंट बनाते हो उसी फील्ड का कोई कोर्स लॉन्च करो। कोर्सेज में आप फनल्स बना सकते हो, पहले फ्री भी, फिर मास्टर क्लास, फिर मेजर कोर्स, फिर और मेगा कोर्स, आजकल यही चल रहा है। तो आप अपने कोर्सेज बनाकर पैसे कमा सकते हो फर्स्टली। सेकेंडली आप अपनी 1-on-1 कंसल्टेशन सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। कि जैसे मान लो मैं एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं किसी को 1-on-1 पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन सेशन दे सकती हूँ जिसमें मैं उनको उनके बिजनेस के लिए गाइड कर सकती हूँ। कोर्सेज में नहीं करती हूँ बट 1-on-1 कंसल्टेशंस मैं भी देती हूँ, जिसमें मैं उनसे आधे घंटे बात करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ कि आप अपने बिजनेस को कैसे इंस्टाग्राम पे ऑनबोर्ड। चार्ज फॉर इट? सो आई चार्ज 12,000 फॉर वन सेशन। ओके। या तो ऐसे हम 1-on-1 कंसल्टेशन सेशंस भी दे सकते हैं। देन कोई भी बिजनेस अगर हमें चालू करना है तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि आप उसी फील्ड में पहले कंटेंट चालू करो। क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है एक न्यूबी एंटरप्रेन्योर की कि यार पहले कस्टमर कहाँ से आएंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा बिजनेस वायरल हो जाता है तब तो कस्टमर सबके पास आ जाता है, बट वो फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए कंटेंट आपको हेल्प करेगा। जैसे कि मैं साड़ीज पहन रही हूँ अपने सारे पॉडकास्ट में, अपनी सारी वीडियोस में, तो मैं अगर आज एक साड़ी का ब्रांड लॉन्च कर दूं तो मेरे पास इनिशियल कस्टमर्स आ जाएंगे ना, बिकॉज यू नो पीपल लव व्हाट आई वेयर एंड दिल फील लाइक कि चलो हम खरीद लेते हैं। मान लो 7 लाख लोग हैं, 2% लोगों ने भी खरीद लिया तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो कंटेंट क्रिएशन आपको वो लेवरेज देता है कि आप अपने बिजनेस के इनिशियल कस्टमर्स बना सकते हो उससे। सो अगर बिजनेस बनाना भी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है इस स्टेज पे तो यू कैन स्टार्ट विद कंटेंट। तो लाइक काफ़ी सारे ना ट्रेडिशनल ब्रांड्स भी अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले स्टार्टअप्स हमको ज़्यादा दिखते थे जो आई गेस शाहरुख खान और अजय देवगन को कास्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो आ जाते थे इधर कंटेंट क्रिएटर्स के पास कि हाँ
नैनो लेवल से या माइक्रो लेवल पे ही वहाँ प्रमोशन शुरू हो जाए। तो अब काफ़ी सारे बिग ट्रेडिशनल ब्रांड्स भी आ रहे हैं, तो ये जो उनका आने का तरीका है इस लॉबी में, तो वो कितना सस्टेन कर रहा है और आपको क्या लग रहा है ये आगे जाके और बड़े चैलेंजेस खोलेगा कि कंटेंट क्रिएशन के मार्केट को थोड़ा डाउन भी ले जा सकता है? हाँ, बट पता है बहुत सारे ब्रांड्स को मैं देखती हूँ बहुत स्ट्रगल करते हैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करने में, क्योंकि वो पकड़ लेते कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, वो आपके बना देगी हैप्पी दिवाली के पोस्टर, आपके बना देगी हैप्पी होली के पोस्टर, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग, और एंटरप्रेन्योर को क्या लगता है, मैं हूँ, मेरे को कुछ पता ही नहीं कंटेंट के बारे में, मैंने तो जिंदगी भर बिजनेस करा है, मैं देखूंगी मेरे ब्रांड का लोगो लगा है, हैप्पी दिवाली लिखा है उसमें, ये सब चीज़ें लिखी है, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं अपने व्हाट्सएप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी और मेरे को लगेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अच्छा काम कर रही है। फिर कुछ टाइम बाद मैं देखूंगी यार इसमें तो लाइक्स ही नहीं आ रहे, इसमें तो व्यूज ही नहीं आ रहे, फिर मैं थक हार के उस एजेंसी को हटा दूंगी। तो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज काफी सारी बहुत ज्यादा खराब काम कर रही हैं, अब गलती उनकी भी नहीं है। क्लाइंट्स क्या चाहते हैं कि हम 5-10 हज़ार रुपए पे करें और हम इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाएं, तो वो कम से कम टाइम में हो हाँ जाए। कम से कम टाइम में हो जाए, तो 5-10 हज़ार रुपए में वो एजेंसी जो कर रही है, मतलब हो सकता है किसी के केस में वो एक्सेप्शनली वर्क कर जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। सो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक एक्सपर्ट पर्सन हो जिसको एग्जैक्टली पता हो कि कंटेंट कैसे डलना है, क्योंकि जितने भी ब्रांड्स को मैं देख रही हूँ वो लोग को इतनी नॉलेज नहीं होती, ब्रांड ओनर्स को नहीं पता होता कैसे वायरल हमें करना है। प्लस आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आप इंस्टाग्राम पे आते हो, तो क्योंकि आप एक ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से बेच सकते हो। जैसे कि अभी हम देख रहे थे एक ट्रेंड, वो एक लेडी वायरल हुई थी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ सो ब्यूटीफुल, उनके सूट्स देखो कितने ज़्यादा सेल होते हैं। जब से अमन गुप्ता जो हैं बोट के फाउंडर, वो शार्क टैंक पर आए हैं, उन्होंने कंटेंट वगैरह वो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, वो फेमस हुए हैं, तब से बोट की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत गई ज़्यादा हैं। बढ़ी है। सो ऑल ऑफ दिस मैटर्स अ लॉट, बट यू जस्ट नीड राइट सेट ऑफ पीपल जिन्होंने खुद ग्रो करा हुआ हो, आप उनको ट्रस्ट करो, जो आपको दिखाएं कि हाँ देखो हमने ऐसे ग्रो करा हुआ है, हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे उन्हें देने पड़े, बट यू शुड ट्रस्ट देम। और अगर सही में ग्रो करना है तो यार थोड़ा तो इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा ना एज अ बिजनेस। अगर आप इंडिविजुअली कंटेंट बनाना चालू करो तो आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट एज अ बिजनेस तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कोरोना के टाइम पे हमने देखा, कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स उभर के आए, क्योंकि उस टाइम सारे लोग आई गेस कंटेंट ही कंज्यूम कर रहे थे, सब इंस्टाग्राम एंड ऑल में लगे हुए थे। तो आपने क्या यूनिक चेंजेस और ट्रेंड्स देखे इस टाइम पे जब से आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में उतरी हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे देख के बहुत सारी लड़कियां एजुकेशनल कंटेंट फाइनली बना रही हैं। पहले लड़कियां जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह की फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, बट अब बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती रहती हूँ काफ़ी अच्छा एजुकेशनल कंटेंट बना रही कुछ हैं। एक दो नाम अगर आपको अब याद हो। ऐसे याद तो नहीं नाम, बट मैं बहुत जब भी देखती हूँ मैं, वो शाउट आउट भी देते हैं, मैसेजेस भी करते हैं कि हमने देख के ये सब चीज़ें फॉलो करी। तो अब लोग थोड़ा इंटेलेक्चुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आई गेस दैट्स वेरी गुड। ये ट्रेंड बदला है पोस्ट कोविड, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। और अब कोविड के बाद से बिकॉज इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स भी आ गए हैं, और ये इवन तो कोर्सेज बिजनेस, बहुत ज़्यादा कोर्सेज बेचने वाले लोग भी आ गए हैं, तो ना अब क्या है कि जनता भी अवेयर हो गई है कौन लेजिट है, कौन सच्चा है और कौन फालतू है। फालतू है। तो अब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डिफिकल्ट भी है यही चीज़ कि आप लेजिट से फालतू की कैटेगरी में ना जाओ, तो आपको हमेशा रेलिवेंट रहना पड़ता है। अच्छा, जैसे आप बिजनेस साइकोलॉजी को काफ़ी अच्छा समझती हैं, स्ट्रैटेजी आप समझती हैं बिजनेस को कैसे ग्रो करवाना है, तो कोई ऐसी बिजनेस स्टोरी जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, जिसको कहीं ना कहीं आपने भी अपनी रियल लाइफ में यूज़ किया हो? सो मैंने एक रील बनाई थी और वो रील 25 मिलियन व्यूज़ पर गई थी। ये बालाजी वेफर्स की स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी बोट की भी स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्या, देखो लोग कितने पैसे खर्च करते हैं अपनी मार्केटिंग में, बट उन लोग ने क्या करा, उन लोगों ने 4-5 लोग हायर करे 10-15 हज़ार रुपए की सैलरी में, ठीक है। उनको बोला कि शहर की सब दुकानों पर जाकर पूछो कि बालाजी के चिप्स हैं, बालाजी के चिप्स हैं, बालाजी के चिप्स हैं। तो जब वो जाते थे पूछते थे, दुकानदार बोलता था नहीं है, क्योंकि तब तक वो चिप्स इतने पॉपुलराइज नहीं हुए थे। तो उन्होंने ऑन एंड ऑफ करा बहुत ज़्यादा टाइम तक, और फिर एक दिन जाकर बालाजी का बंदा उनसे पूछता है आपको बालाजी के चिप्स चाहिए दुकानदार से, तो दुकानदार बोलता है अरे हाँ इसके बारे में तो सब पूछ रहे थे, लाओ दे दो। तो ऐसे उन्होंने अपने आप को सब शॉप्स पे ऑनबोर्ड कर दिया। एक बार आप ऑनबोर्ड हो गए, जब आप उस पैकेट की कैटेगरी में आ गए, फिर तो लोग आपको खरीदना चालू कर ही देंगे। सो ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी लगी। इनफैक्ट अमन गुप्ता जी ने भी ये बात बताई है कि बोट पहले वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भेजते थे कि बोट के हेडफोन्स है, बोट के हैं, बोट के हेडफोन्स है, तो फिर धीरे धीरे करके ऐसे उन्होंने भी काफ़ी मार्केट कैप्चर करी। अच्छा, जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कह रही थी कि मैं
संदीप महेश्वरी से बहुत इंस्पायर हूँ। हाँ डेफिनेटली, इज अ लेजेंड। तो संदीप महेश्वरी से कई लोग की शिकायत भी रहती है कि इन्होंने अच्छा। तरीका बताया, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, ये फालतू आदमी है। हम्म और विवेक बिंद्रा से भी हम्म। इनकी कोई खास थी नहीं। तो विवेक बिंद्रा से आप इंस्पायर नहीं हुई? देखो इंस्पायर्ड मैं दोनों से हूँ अलग अलग वेज में, बट द पॉइंट इज मैं इन कंट्रोवर्सीज पे ना कमेंट करती हूँ ना मुझे इनसे मतलब। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा मनी ड्रिवन पर्सन हूँ। जिस चीज़ से मुझे नहीं दिख रहा पैसा है इसमें, मैं उसमें क्यों पढूं? क्या वो लोग को लड़के उनके यूट्यूब व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, उन लोग को फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो मैं इस चीज़ में पढ़ना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। और जो लोग इसमें पढ़ते हैं उनको भी बेवकूफ़ कहती हूँ कि तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। वो दोनों लड़ रहे हैं, उनका अपना काम है, लेट देम बी। सेकेंडली मैं संदीप जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड इसलिए हूँ बिकॉज आज से 5-6 साल पहले मैंने खुद उनका एक सेशन अटेंड करा था और वहाँ से आकर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में मिली थी। देन जो ये लोग ये बात कहते हैं ना कि हमने किसी की वीडियो देखी, उन्होंने बिजनेस बताया और वो हुआ नहीं या ये नहीं हुआ, आपके अंदर खुद का दिमाग नहीं है क्या? मतलब सी इफ यू आस्क मी व्हाई आई स्टार्टेड माय बिजनेस या मैं कहाँ से मोटिवेट हुई, आपको कभी कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। वो मोटिवेशन अंदर से ही आपको आती है। वो आपको पैसा देख के मोटिवेशन आती है, यार इस चीज़ में पैसा है तो मुझे ये चीज़ करनी है। सो जो लोग सही में कुछ अचीव करते हैं ना वो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। लोग मुझसे आके पूछते हैं हम प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे हटाएं। अरे जब तुम्हें पता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो तो तुम कैसे कर सकते हो प्रोक्रेस्टिनेट? मतलब फिर तो तुम नहीं बन सकते ना कुछ, फिर तो यू एक्सेप्ट नो कि या तो आप एक्सेप्ट कर लो आई मेंट टू लिव एवरेज लाइफ, आई लर्न एवरेज, आई लिव एन एवरेज लाइफ। और बहुत सारे लोग एवरेज लाइफ में खुश हैं, तो आप खुश हो जाओ। आपको देखना भी वहाँ है, बनना भी वहाँ है, बट देन आपको हमेशा कंप्लेंट करना है कि मेरे साथ ऐसे नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, इसकी तो किस्मत चल गई। किस्मत क्या होता है? जब आपकी तैयारी एक अपॉर्चुनिटी से मिल जाती है, उसको किस्मत कहते हैं ना। मैं तैयारी कर रही हूँ, एक अपॉर्चुनिटी आई, किस्मत मिल गई। सो ये कोई किस्मत ऐसे नहीं मेरी अलग से चल गई। मैं तैयारी कर रही थी, मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड वो एक घड़े को हम भरते रहते हैं, जब धीरे धीरे भरते हैं पानी निकल के छलकता है, तो वो छलकने को हम किस्मत कहते हैं। एग्जैक्टली। तो जैसे आपकी एज 22 साल है, ठीक है, तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा शी इज़ 22 एंड डूइंग रियली गुड। तो आपकी जैसे एज 22 है, तो आपने क्या ऐसे चैलेंजेस फेस करे जो आपको लगा कि हाँ यार ये काम थोड़ा रुक के कर लेते ना तो ये चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ते? ऐसा कुछ एज हुआ इज अ कभी? बिग चैलेंज डेफिनेटली। जैसे मैं जब 19 साल की थी तो मैंने अपना कॉलेज छोड़ के अपना बिजनेस चालू कर दिया था। तो तब मैंने जो एम्प्लॉयज़ रखे थे वो 27-28 साल के थे, काफ़ी मुझसे बड़े थे, तो उनके भी ईगो क्लैशेस होते थे कि हम इसकी बात सुन रहे हैं, मतलब ये हमसे बहुत छोटी है। और उनको मैनेज करना मेरे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो एज की वजह से शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई थी। प्लस इसी वजह से मैंने ये साड़ीज़ वाली चीज़ भी चालू करी। आई ऑलवेज वांटेड टू लुक इन्फ्लुएंशियल व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय प्रेजेंटेबल, एम्प्लॉयज। हाँ प्रेजेंटेबल। मतलब मेरे को अपनी एज से बड़ा लगना था। बेसिकली दैट वाज द पॉइंट कि मैं अपनी एज से बड़ी लगूं ताकि ये लोग मुझे छोटा ना समझे, क्योंकि ऑफ कोर्स 19 साल की थी तो बड़ा तो लगना ही पड़ता ना उनको डील करने के लिए। सो ये सारे चैलेंजेस थे एज की वजह से। बट आई फील लाइक इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग देन ऑल ऑफ दिस आर जस्ट तो जब एक्सक्यूजेस। बिजनेस शुरू किया था तो कैपिटल कहाँ से, अपना ही लगाया था कि फैमिली नहीं ने कुछ नहीं हेल्प लगाया किया? था, इट्स कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। तो उन लोगों को जब हायर किया तो सैलरी तो क्या पहले नहीं ही पहले महीने में इतना पहले नहीं प्रॉफिट हो नहीं गया पहले था? खुद करा ना। पहले अच्छा। 2 महीने खुद ही सब कुछ करा, खुद ही सेल्स कॉल करी, खुद ही खुद की कंपनी के इंटर्न बन के लोगों से बात करी। तो बहुत पापड़ बेले हैं, बट बहुत सारी चीज़ें करी है। मैं फिर ही राजा मैं ही मंत्री। हाँ, तो जब 2-3 महीने हो गए, थोड़े फंड्स आ गए, तो धीरे ऐसे भी नहीं कि बहुत हाई फाई लोग हायर कर लिए, कुछ कॉलेज स्टूडेंट हायर करे, फिर धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लोग हायर करे। तो इट वाज अ ह्यूज प्रोसेस, बट But after 3 to 4 years, you are seeing yourself या being a 2.5 established years टू business. बी स्पेसिफिक। हम्म तो जैसे अगर कोई आपसे इन्फ्लुएंस होके आज एक अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करना चाहता है, एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, ऑनेस्टली इंस्टाग्राम भी शुरू करना चाहता है, कंटेंट क्रिएशन, तो वो एक बात क्या ऐसी ध्यान में रख के चले जो शायद आपसे छूट गई लेकिन वो आप चाहेंगे कि दूसरा कोई ना छोड़े? मुझसे तो कोई बात नहीं छूटी खैर। बट नहीं एकदम मैं सब चीज़ें इन्होंने पकड़ के चली हैं, कोई गलती कभी नहीं हुई, माफ़ करो। गलती तो बहुत हुई है। गलती अलग चीज होती है। गलती तो देखो जब आप चीजें करते हो तो आपको पता लगता है कि ये चीज वर्क नहीं करी या जो भी है। बट हाँ, मेरी सबसे बड़ी गलती अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि मेरे को तो ऐसा लगता है मैंने लेट स्टार्ट करा। और पहले करना था हाँ मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था जैसे स्कूल मैंने से। स्कूल पास आउट करा था तभी से। बट थोड़ा ये है कि आपको अपने पेरेंट्स को भी अपनी चीज़ों को एक फ्लेवर देना पड़ता है पहले, तभी वो आपको अलाउ करते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, बिकॉज द बैकग्राउंड
जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर हर कोई जॉब्स में ही है, नो वन इज इनटू बिजनेस, एंड मी बीइंग अ गर्ल परसुइंग बिजनेस उनके लिए बहुत रॉकेट साइंस जैसी चीज़ थी है। सो आपको धीरे धीरे करके बिल्डअप करना पड़ता। तो मेरी तो ओनली गलती ये थी कि मुझे और पहले चालू करना चाहिए था। ये बहुत लोग कहते भी है कि किसी भी चीज़ को करने का सबसे अच्छा समय एक 10 साल पहले था और एक आज है। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो आप आज ही चालू करो अपनी चीज़ को। देखो, ये जो बात कह रही हैं कुल मिला के हिसाब यही है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता। तो भाई ये कर सकती थी, आप भी कोशिश करना, नहीं बनती पे तो पढ़ाई कर लेना यार, ऐसी बात कुछ नहीं होती है। हाँ, आप डेफिनेटली, मतलब मैं ये भी देखती हूँ कि जैसे बहुत लोग हैं, अच्छी लाइफ चल रही है, नौकरी है, सब चीज़ है, प्रेशर ले रहे हैं कि यार ये बंदा सक्सेसफुल हो गया, मुझे भी होना है, मतलब मुझे भी इस लेवल का होना है। अरे हर किसी की लाइफ की ट्रैजेक्टरी अलग होती है। या तो यू सेटल विद व्हाट यू हैव और यू वर्क एक्सेप्शनली फॉर व्हाट यू वांट, दैट इज व्हाट मैटर्स नो। अब क्या जब, और प्लस जिस फील्ड में हो उसमें अपना 100% दो। क्या जब मेरे पढ़ाई के दिन थे तब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी? मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी की तैयारी भी करी थी। तो इसलिए जो चीज़ अभी है ना, राइट नाउ व्हाट यू हैव, उस पर अपना 100% दो। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितना भी मेरा नॉलेज बेस बढ़ा है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन विच आई डिड। मैंने इतने ज़्यादा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा था कि मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। अब इनके यूट्यूब चैनल पे आप जाके ऑफिसर सैल्यूट कर सकते हैं, तब वो यूपीएससी में पहुंच गए। लेकिन यूपीएससी पहुंच जाती तो इतना अच्छा कर भी नहीं पाती, ये भी तो एक बात है ना। हाँ, अरे मैंने यूपीएससी की तैयारी बहुत तब सारे स्टार्ट, बंदिशें होती हैं उस पर भी। मैंने तब स्टार्ट करी थी जब मैं 18 साल की थी। तो हम 21 में पेपर दे सकते हैं, तो मैंने 18 साल में तैयारी करी, 19 में करी, पूरे 2 साल मैंने तैयारी करी। बट फिर ये रैंडमली ये सब हो गया मेरे साथ। तो मैं यूपीएससी ही देती अगर ये सब ना फिर हुआ मैं होता तो। रैंडमली फेमस हो गई। फेमस तो मैं नहीं हुई थी। इनफैक्ट मैं बिजनेस करते हुए मुझे 1.5-2 साल हो गए थे, तब हाँ। तक भी मुझे कोई नहीं जानता था। तो पैसे डेफिनेटली कमा रही थी बट फेम नहीं था। बट फेम तो तब आया जब कंटेंट क्रिएशन चालू करा। और कंटेंट इसलिए चालू करा क्योंकि बिजनेस में थोड़ा मैं डिप देख रही थी कि अब एडटेक कंपनी थोड़ा सफर कर रही हैं, पोस्ट कोविड इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब क्या है कि कॉलेज छोड़ दिया, कोई नौकरी भी नहीं देगा और कुछ बैकअप है नहीं, तो मैंने सोचा चलो कंटेंट चालू करते हैं। बट फिर वो अच्छा चल गया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऐसा नहीं है कि कोई डाउन्स नहीं आते, बहुत डाउन्स आते हैं। अब जब बिजनेस में डिप आया था तो मैं यही सोचती रहती थी कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करूँ, ग्रेजुएशन दोबारा ज्वाइन करूँ या करूँ क्या। तो जैसे अगर कंटेंट के साथ भी ये रहता है ना कि जब आप पहली रील डालो वो नहीं चलती, दूसरी रील डालो नहीं चलती, तो इस चीज़ से ये सब आपके साथ भी हुआ ही होगा, तो कैसे फेस किया था इस चीज़ को? बहुत सारी वीडियोस नहीं चलती, अब भी बहुत सारी वीडियोस नहीं चलती। बहुत सारी वीडियोस चलने के लिए होती ही नहीं है, किसी की हर वीडियो वायरल थोड़ी हो सकती तो है। इंस्टाग्राम वो बूस्ट वाला जो ऑप्शन होता है वो यूज़ करते हैं क्या? नहीं नहीं, आई डोंट रिकमेंड यूजिंग दैट ऑप्शन, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो ना, आपको तो वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैं अपने बिजनेस के लिए वो चीज़ यूज़ करती हूँ। जब मेरे को कोई अपना कोर्स सेल करना है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, तो हम उस पर एड्स रन करेंगे ना। आप एड्स फॉलोअर्स के लिए रन कर रहे हो, दैट इज क्वाइट इररिलेवेंट। बिकॉज आप एड रन कर रहे हो, किसी ने वो एड, मतलब वो ऐड है ही कैसे? बूस्ट का ऑप्शन एड्स पे होता है। आपकी नॉर्मल रील एक ऐड कैसे हो सकती है? फर्स्टली तो आप किसी चीज को पब्लिसाइज करो, नहीं, प्रमोट पोस्ट कर का रहे भी हो। तो होता है ना कि अगर आप अकाउंट आपका पब्लिक है, आपने इंस्टाग्राम इनसाइट तो बूस्ट हाँ, वो कर दिया। बूस्ट पोस्ट होता है ना। हाँ। बट वो बूस्ट आप कर सकते हो, बट आप किस चीज को करोगे? अपनी पिक्चर को करोगे। नहीं, रील को जैसे अगर मैं करूँ, बट उस रील में क्या ऐसा कंटेंट होगा जो आप उसे बूस्ट करोगे? कुछ भी कंटेंट है, क्योंकि आजकल तो लोग कुछ भी बूस्ट कर देते हैं, अपनी पर्सनल रील्स बूस्ट कर देते हैं बट टू वो गेन। फिर आप क्या कर रहे हो? वो लोगों के फीड पे आपको कंटेंट नहीं जा रहा, वो पैसे दे के लोगों के फीड पे आपका कंटेंट जा रहा है। तो पहली बात तो उससे बहुत ज्यादा लॉयल फॉलोअर्स आपको नहीं मिलेंगे, प्लस बहुत कम फॉलोअर्स आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। फिर जिस रील को बूस्ट करोगे वो तो चल जाएगी, बट अगली रील का क्या करोगे? ये तो है। तो इसलिए आई डोंट रिकमेंड बूस्टिंग अलॉट एट ऑल। आपको पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए ऑन इंस्टाग्राम टू गो वायरल। रादर यू शुड वर्क हार्ड ऑन योर कंटेंट, डिलीवरी, पैकेजिंग, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे चालू करनी है, कैसे एंड करना है, एवरीथिंग शुड बी प्री प्लान्ड। तो एक आखिरी सवाल बस यही है, ठीक है, मेरे सवाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक आखिरी सवाल बस यही है कि यूथ को, जो लोग इस समय कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, जो खासकर आजकल जेनजीज जो हैं वो खासकर बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनको एक वन वर्ड सलाह क्या देना चाहेंगे आप? अपना मोटिव पहले क्लियर रखो कि कंटेंट बनाना क्यों है। अगर आपको पैसे कमाने के लिए कंटेंट बनाना है तो फिर स्मार्ट नीशेस चूज करो, कुछ भी कंटेंट मत बनाओ अनचेंड। स्मार्ट नीशेस देखो किस नीश में कंटेंट बनाना है। मोटिव, यू शुड बी वेरी स्मार्ट इफ यू वांट टू एंटर दिस फील्ड। एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कोई भी चीज़ है, प्रोसेस लिख लो। मुझे ये इन्फ्लुएंसर बनना है, ये 10 इन्फ्लुएंसर ऐसे से बनना है, ये प्रोसेस है, 10 स्टेप का, इन्होंने ये चीज़ें करी। हर किसी की जर्नी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। सो प्रोसेसेस लिख लो, सब चीज़ फिगर आउट कर लो और तब इस चीज़ में घुसो। बस फोन है तुम्हारे पास एक माइक खरीदने के पैसे हैं तो कंटेंट क्रिएटर मत बनो। ये सोचो कि अगर आज मेरे 7 लाख फॉलोअर्स हैं, अगर 7 लाख लोग एक जगह मुझे दिखे तो क्या मैं उनको उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ?
तो ये चीज़ आपके लिए सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सुन रहे थे रिया उप्रेती को। कंटेंट क्रिएशन का हेड से लेके टो तक सब इन्होंने आज हमारे साथ कन्वर्सेशन में बताया है। साथ ही आप कैसे 0 to 100K और 1 मिलियन फॉलोवर्स तक जा सकते हैं, उसकी भी जर्नी इनकी भी जो थी उन्होंने वो भी बताई, और आप कैसे कर सकते हैं वो भी बताया। तो ऐसे ही काम के कंटेंट्स के लिए पैसा लाइव को देखते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। रिया से हम डायरेक्टली रीच आउट करके आपके सारे सवालों के जवाब ले लेंगे। थैंक यू रिया फॉर Thank बीइंग ऑन आवर you. प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा लगा।